हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की। रिवाज बदलने में नाकाम रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको झटका लगा है। सोशल मीडिया पर हार के बाद अनुराग ठाकुर ट्रेंड करने लगे। लोग ट्वीट करने लगे कि जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और हिमाचल प्रदेश से आते हैं, और अनुराग ठाकुर उनके प्रदेश में प्रियंका गांधी ने मोदी को हरा दिया। बीजेपी की इस हार के काफी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर 2024 लोकसभा को देखते हुए। सूबे में 4 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में इन चारों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि 2021 में हुए मंडी उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह यहां से जीत गई थी। इस बार के हिमाचल चुनाव में पार्टी 25 सीटों पर सिमटकर सत्ता से बाहर हो गई है। हिमाचल प्रदेश की कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में से एक था, लेकिन यहां बीजेपी ने बेहद खराब प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से कांग्रेस ने 10 जीत ली। यही नहीं, 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सिर्फ 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि अनुराग ठाकुर के पैतृक गृह क्षेत्र भोरंज में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं उनके आवासीय क्षेत्र हमीरपुर में भी बीजेपी को शिकस्त मिली। यही नहीं, अनुराग ठाकुर के पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जिस सुजानपुर सीट से चुनाव लड़े थे, वहां भी बीजेपी नहीं जीत पाई है। अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रेम कुमार धूमल का नाम लिया था, उनके काम गिनाए थे। अपने पिता का नाम लेकर वो भावुक भी हो गए थे। बहुत सारे लोग कहने लगे थे कि धूमल को टिकट न मिलने की वजह से अनुराग ठाकुर भावुक हो गए थे। धूमल ने चुनाव से पहले ये भी कहा था कि जो लोग पार्टी से विद्रोह कर रहे हैं वो भी परिवार की तरह हैं और उनकी अपनी अपनी वजह है। अब देखिए, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि भाजपा की इस तरह की शिकस्त की पीछे क्या वजह है। हिमाचल प्रदेश में बागियों ने एक तो भाजपा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल की 68 सीटों में 21 पर भाजपा के बागी खड़े थे। जाहिर सी बात है कि उन्हें जो भी वोट मिले हैं वो भाजपा के ही खाते में जाते। ऐसे में फायदा जो हुआ है वो कांग्रेस पार्टी को हो गया। दूसरी बात ये रही कि नेताओं से, स्थानीय नेताओं से, लोकल लीडर्स के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी। लोगों का मानना था कि नेता उनकी बातें नहीं सुनते हैं, क्षेत्र में भी नहीं रहते हैं और इसके बावजूद उनको टिकट भी दे रही है पार्टी। कुछ प्रत्याशियों पर तो परिवारवाद तक के आरोप लगे हैं। और इस बार देखिए, चुनाव में कांग्रेस ने कई लुभावने चुनावी वादे भी किए हैं। पुरानी पेंशन योजना से लेकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, स्कूलों की बेहतर स्थिति और पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने जैसे कई लुभावने वादे किए गए और इसका असर कहीं ना कहीं हमें मतदान में देखने को मिला है। कोरोना के बाद पूरे देश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव आया है और हिमाचल प्रदेश के आय का स्रोत जो है वो पर्यटन है मेनली। और कोरोना काल में पूरी तरह से टूरिज्म ठप पड़ गया था। इसके बावजूद यहाँ के लोगों को कुछ राहत नहीं मिली। इस बीच महंगाई और बेरोजगारी भी काफ़ी हद तक बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी के पास हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व की भी कमी दिखाई दी। 2020 में जो उपचुनाव हुए थे, इससे साफ हो गया था कि एक आपके पास जो लीडर चाहिए वहां पर वो नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों के बीच ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी देखी गई है। अनुराग ठाकुर को तो लेकर ये चर्चा की जा रही थी कि अगर भाजपा की हिमाचल प्रदेश में वापसी होती है और रिवाज बदला जाता है तो अनुराग ठाकुर शायद मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि पार्टी ने फिर बाद में ऐलान किया और स्पष्ट किया कि चुनाव जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और पीएम मोदी के चेहरे को गुजरात की तरह आगे नहीं रखा गया था यहाँ पर। तो ये सब तमाम जो फैक्टर्स थे जो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर गए भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में, और ख़ास करके अनुराग ठाकुर को लेकर जो है उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है इन तमाम रीजंस की वजह से।